विनायक बालिका का मर्डर हुआ, पीएफआई पता चला बजरंग दल के लोगों ने मर्डर किया। हरीश पुजारी का कहने लगे हरीश पुजारी मर गया, बीजेपी के लीडर्स आके बताए पीएफआई एंगल, पता चला बहन ने ही मर्डर किया। फिर कहते हैं नहीं, इंडिया में जहां दंगे होते हैं आपका नाम आता है। कहां आता है थोड़ा बताइए? खरौली में, खरगोन में, जहांगीरपुरी में आपका नाम आया, ऐसा है क्या? अच्छा है। कितने पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स अरेस्ट हुए? ये 3 जगह। बहुत होके रहेंगे, नहीं कितने हुए? 0। स्टेज पे बैठे हमारे आज के प्रोग्राम के सदर, महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट नासिर नदवी साहब, और हमारे आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारी पूना की टीम और पूना के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैस साहब और सेक्रेटरी रफ़ीक साहब, आज जो आप यहाँ पर आए हैं मेरे भाई बहनें बुज़ुर्ग, मैं आप सबका पॉपुलर फ्रंट के नेशनल कमेटी के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है हम लोग पूरे इंडिया में, मुझे लगता है कि हज़ारों से ज़्यादा ये प्रोग्राम 26 जनवरी के बाद पूरे इंडिया में हुए हैं। 1-2 नहीं हुए हैं, गिनती भी नहीं है। मुझे लगता है कम से कम 5,000 या 10,000 प्रोग्राम्स हमने टच कर दिया है इस लेवल का पूरे इंडिया में, क्योंकि हम चाहते थे कि ये प्रोग्राम्स बड़े बड़े जलसे ना हो जिसमें लोग आए हैं 25-30 लोगों की बात सुने और चले जाएं। उसके बदले एक शहर के क्रीम, एक शहर के ऐसे लोग जिनसे कम्युनिटी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, कम्युनिटी आकर उनसे पूछती है कि ऐसे एक सिनेरियो में क्या करें, वैसे एक लोगों को बुलाकर उनके साथ चंद डेवलपमेंट्स उनके सामने रखकर नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में चंद बातें आपके सामने रखने के लिए ऐसा एक प्रोग्राम पूरे इंडिया में हम कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपके सामने आज जो है चंद 3 या 4 पॉइंट्स को मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। उसमें से पहला जो पॉपुलर फ्रंट के रिलेटेड थोड़े डेवलपमेंट्स हैं। आप में से बहुत सारे लोग, मैं समझता हूं आप हमारे स्पोक्स पर्सन्स हैं। चंद लोग हमसे पूछते हैं कि पॉपुलर फ्रंट का मेंबर मुझे बनना है, क्या करना है? एक टाइम था जब हम उनको कहते थे कि फलां 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 प्रोसेस है पॉपुलर फ्रंट का कैडर बनने के लिए, लेकिन आज हम नहीं कहते कि पॉपुलर फ्रंट का मेंबर बनने के लिए या पॉपुलर फ्रंट बनने के लिए फलां 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 काम आपको करना है। अगर आपका इंटेंशन पॉपुलर फ्रंट के इंटेंशन के साथ मैच करता है तो आप सब पॉपुलर फ्रंट, आप सब हमारे साथ हो। और आज हम देख रहे हैं ये जो एक इंटेंशन इतने लेवल तक चला गया है। जब हम ये तंजीम में शुरू किए थे, और मुझे पता है पुणे में जब हमारा काम शुरू हुआ था तब मैं आता था यहाँ पर, वो टाइम पर हम लोग आकर लोगों से मिलते थे। यहाँ थोड़े ग्राउंड्स हैं, उस ग्राउंड्स में आकर हम लोग बैठते थे। ऑफिस नहीं थे, हम लोग बस में उतरते थे, कहीं एक छोटा सा एक रूम लेते थे, उस रूम में नहाकर यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, मस्जिद में घूमते थे, लोगों से मिलते थे, मिलकर आइए आपसे बात करना है। और यहाँ वहाँ बहुत सारे जगह हैं। आज सुबह मुझे यहाँ के लीडर्स घुमा रहे थे, वो सारे जगह मैं देख रहा था जहाँ पर गली गली में कोने कोने में बैठकर हम लोग इस तंजीम का प्रचार कर रहे थे। उस वक्त हम लोग सोचे नहीं थे कि हमारी तंजीम जो एक छोटी सी एक गांव में शुरू हुई तंजीम थी, कोई बड़े बड़े लोग बड़ा प्लान कर कोई बड़े बड़े ख़ानदान के लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैकग्राउंड के लोग, ऐसे लोग मिलकर शुरू की हुई तंजीम नहीं है। लोग सोचते हैं, पूछते भी हैं आपके पीछे कौन है? हम कहते हैं पीछे कोई नहीं, सब सामने है। पीछे कोई नहीं है हमारे, सब सामने है। तो ऐसी एक तंजीम आज किस लेवल तक पहुंच गई है, और हमें लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस एक लेवल तक पहुंच गए हैं कि हमें असल लोगों के दिलों में जगह बचानी थी। हर साल हम लोग
रमज़ान में अपना फ़ंड कलेक्शन करते हैं, लोग पूछते हैं पैसा कहाँ से आता है। तो इस बार कोविड का था, पिछले बार तो हमारे कैडर्स आप देखते हैं गांव गली घूमते हैं। तब एक छोटा सा झोपड़ी था, उस झोपड़ी के यहाँ और वहाँ 2 बड़े घर थे। तो हमारे जो मेंबर्स थे उस 2 बड़े घरों को गए लेकिन उस झोपड़ी को नहीं। तो उस झोपड़ी में सिर्फ एक बूढ़ी औरत रहती थी, बेवा थी, अकेली रहती थी। तो वो औरत बाहर आई, आकर देखा उसने कि ये लोग यहाँ भी गए वहाँ भी गए, मेरे घर को नहीं आए। तो वो पड़ोसी से पूछे कौन है ये लोग, तो पड़ोसी बताए ये पॉपुलर फ्रंट के लोग हैं। तो वो औरत जो है बुलाई, इधर आओ, मेरे घर को क्यों नहीं आए। तो हमारे लोग कहें कि हम लोग पैसा कलेक्शन के लिए आए हैं, आपसे क्या कलेक्ट करना, आपको देना है, समझे, आपके घर में आके क्या होने वाला है। औरत बोली रुको। वो अपने घर में गई, एक पुराना प्लास्टिक का थैला लाया, उसके अंदर 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के कॉइन हैं, वो हमारे हाथ में दे दिए। मैं 1 साल से कलेक्ट करती हूँ सिर्फ आप लोगों को देने के लिए। और जब ऐसे लोग हमारे पीछे हैं, मुझे नहीं लगता और कोई चाहिए, और कोई चाहिए नहीं है। हाँ, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ओपनली हमारे बैकिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत है, उनके पास खोने के लिए बहुत है। और पॉपुलर फ्रंट के साथ वही आएंगे जो खोने से नहीं डरते, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और यही हमारी ताकत है। वरना आप सोचिए, जो कैंपेन आज हमारे खिलाफ हो रहा था, वो कैंपेन के बावजूद पूना में सिर्फ एक इनविटेशन देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्टेड लोगों को बुलाते हैं और इतने सारे लोग आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पॉपुलर फ्रंट एक तंजीम जो था, आज वो तंजीम नहीं है। और हम चाहते भी नहीं थे एक तंजीम बनना, क्योंकि शुरू से हम इस ब्रांडिंग के खिलाफ थे। ये मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी थी ब्रांडिंग की। मेरा तंजीम, मेरा ब्रांड, मेरा ये, हम इसको तोड़ना चाहते थे, क्योंकि ब्रांडिंग से कुछ होने वाला नहीं। चंद लोगों के सिर्फ दुकान चलेंगे और कुछ होने वाला नहीं है ब्रांडिंग से। यहाँ माइंडसेट ज़रूरी थी और हम चाहते थे किसी भी तरह पॉपुलर फ्रंट को माइंडसेट बनाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम देखते हैं ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर पॉपुलर फ्रंट नहीं है, लेकिन वहाँ के भी लोग पॉपुलर फ्रंट का एटीट्यूड दिखाते हैं। तब हम समझते हैं कि हमारा काम हो गया, हमारा पैगाम हमने पहुँचा दिया। और जब ये एटीट्यूड हम कम्युनिटी के अंदर पुश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये ऑपोजिशन आ रहा है। चंद लोग पूछते हैं आपके पीछे, अभी अभी लोग आपके पीछे आए नहीं, अभी अभी हमारे पीछे नहीं आए। यहाँ पर बहुत सारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के भी लोग रहेंगे, मीडिया के लोग भी रहेंगे, उनको पता है पॉपुलर फ्रंट के पीछे सबसे पहला कैंपेन असल में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने शुरू किया था 2011 में। क्योंकि 2011 में पॉपुलर फ्रंट ने दिल्ली में सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस नाम का एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किया था। लोग पॉपुलर फ्रंट को साउथ इंडियन तंजीम कह रहे थे, लेकिन ऐसी एक तंजीम जिसको लेबल लगाया जा रहा था ये सिर्फ साउथ में है, वैसी एक तंजीम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं। उस वक्त से हम देखते हैं मीडिया में थोड़े इंटेंशन से एक न्यूज़ को पुश किया जा रहा था। वो न्यूज़ था ये लोग सिमी रिग्रुपिंग है, ये सिमी की नई तंजीम है। बहुत बड़ा एक कैंपेन 2011 में चला। उस टाइम चिदम्बरम इंडिया का होम मिनिस्टर था। कहते हैं कि उन्होंने भी एक मुस्लिम लीडरों की तंजीम मुस्लिम लीडरों की एक मीटिंग बुलाई दिल्ली में और कहा कि आई वांट टू क्रश पॉपुलर फ्रंट। हमें क्रश करने की बात कर रहा था। अब बेचारे खुद क्रश हो रहे हैं, अलग अलग लोग उनके पीछे उनको क्रश कर रहे हैं। तो पूछा क्यों भाई, क्यों पॉपुलर फ्रंट को आप टारगेट करना चाहता है? वो कह रहे थे कि हमें इंटेलिजेंस से इनपुट है
और 3 प्रॉब्लम है जिस वजह से हम पॉपुलर फ्रंट को नहीं चाहते। नंबर 1, ये दूसरे मुस्लिम तंजीमों की नहीं है, ये जो है सिर्फ कब्रिस्तान, उर्दू इसके बारे में बात नहीं करती, ये इंडिया में मुसलमानों की सिटीजनशिप राइट्स के बारे में बात करती है, जो बहुत ख़तरनाक है। अगर मुसलमान सिर्फ अपने उर्दू स्कूल के बारे में बात करें, कब्रिस्तान के बारे में बात करें, ऐसी कम्युनिटी इशू के बारे में बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चॉकलेट है, कभी भी इनके मुंह में डाल के छोड़ सकते हैं हम लोग। लेकिन ये लोग सिटीजनशिप राइट्स के बारे में बात करते हैं। और सेम चीज़ हमारे बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर ने इंडिया में आकर 4 साल पॉपुलर फ्रंट के ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च कर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर उसने एक बुक पब्लिश किया। इंडिया में नहीं मिलती है, बहुत महंगी किताब है, 16,000 की किताब है। वो बुक आपको लेकिन ऑनलाइन मिल जाएगी। वो बुक में उसने पॉपुलर फ्रंट के बारे में, डॉक्टर एमरिच जिसका नाम है, उसने हमारे ऊपर रिसर्च करके यही पॉइंट कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें इंडिया में मुस्लिम्स का एक डायनामिक्स चेंज किया। वो डायनामिक ये था कि रिलीजियस इशू से कम्युनिटी को बाहर लेके आकर सिटीजनशिप राइट्स इशू में इन्होंने लाया। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो लोग कह रहे थे ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें क्रश करना है। दूसरा, पूरे इंडिया में एक ही दिन एक ही कैंपेन चला सकते हैं। इनकी नेशनल लीडरशिप डिसाइड करती है कि कल पूरे इंडिया में 11 बजे एक प्रोटेस्ट होना है, पूरे इंडिया में हो जाता है, इसलिए इनको टारगेट करना है। और तीसरा, इनको टारगेट इसलिए करना है क्योंकि ये लोग सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग ट्राइबल्स, दलित, लेफ्टिस्ट, प्रोग्रेसिव, सेक्युलर्स सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इसलिए इन्हें टारगेट करना चाहिए। यानी अगर आप मुसलमान अपने मस्जिदों तक सीमित रहकर अपने इफ्तार पार्टी, अपने जलसे करें, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप दूसरे कम्युनिटीज़ को अप्रोच करते हैं, एक सोशल अलायंस बिल्डिंग चाहते हैं, जब आप दलितों की बात करते हैं, जब आप ट्राइबल्स की बात करते हैं, जब आप हिंदुओं की बात करते हैं, जब आप क्रिश्चियंस की बात करते हैं, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये 3 रीज़न बताए थे जिसके वजह से इन्हें टारगेट करना है। और 2011 से हम देख रहे थे इस तरीके का एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा था। दूसरे तरफ से आरएसएस ओपनली भी हमें रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, जैसे हमारे मेंबर्स पर अटैक करना, जहां जहां बीजेपी के एमएलएज हैं वहां पर पुलिस पर प्रेशर डाल करके पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स के ऊपर फेक केसेस डाल के टॉर्चर करना। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपके सामने बताता किस तरीके का टॉर्चर हुआ है फेक केसेस में। रोएंगे आप लोग, एक एक वाकया बताऊंगा। तो वैसे टॉर्चर्स होने के बाद गांव छोड़कर भागना चाहिए था, नहीं चाहिए ये तंजीम, ऐसा कहना था। उसके बावजूद भी रुककर अपने स्ट्रैटेजी पर, अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं, भागे नहीं हम लोग। ये फॉर्मूला भी फेल, हमारे मेंबर्स पर अटैक किया गया, शहीद हुए हमारे मेंबर्स, जान ली गई। लेकिन वो लोग ये भूल गए हैं पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स हैं, ये कोई पहलू खान या अखलाक नहीं है, ये पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स हैं, वो भूल गए थे। फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे। फाइनली आपको याद होना है, केरला में कोच्चि में आरएसएस का नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ, 3 दिन का काउंसिल था। उस काउंसिल में तीसरे दिन में रेजोल्यूशन पास होना है, लेकिन मोहन भागवत ने पहले दिन में ही रेजोल्यूशन पास किया। बाहर आकर उसने मीडिया के सामने कहा, आज फुल डे हमारा डिस्कशन ये था कि पॉपुलर फ्रंट को रोकना है, गवर्नमेंट को पॉपुलर फ्रंट को रोकना है। और हम देखते हैं 2014 से, जब से उनकी गवर्नमेंट आई है, तब से
इस गवर्नमेंट ने अगर अच्छे नीयत से पूरे मेहनत से अगर कोई एक काम किया है तो वो पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने का काम किया है। बाकी सारे जुमलेबाजी, इकोनॉमिक बर्बाद कर दिया, एम्प्लॉयमेंट को बर्बाद कर दिया। पूरे दुनिया में इंडिया के जो अलग अलग लेवल्स में इंडिया थे हर रेटिंग में डाउन कर दिया। सिर्फ एक ही काम जो ये गवर्नमेंट पूरे इंटरेस्ट के साथ कर रही है वो पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करने का काम। इसलिए आज इंडिया के अंदर जितने भी एजेंसीज हैं, चाहे ईडी हो, एनआईए हो, सीबीआई हो या कोई भी इनकम टैक्स हो, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो, ये सारे डिपार्टमेंट हमारे पीछे हैं। और लोग हमसे पूछते हैं इतने सारे डिपार्टमेंट आपके सामने पीछे रहकर भी पॉपुलर फ्रंट का काम तो 1 सेंटीमीटर पीछे नहीं गया, 1 सेंटीमीटर पीछे नहीं गया। अब जाकर थोड़े यहाँ के आपके एनसीपी के लीडर से पूछिए ईडी क्या है, वो बताएंगे आपको। अब जाकर यहाँ के शिवसेना के लीडर से पूछिए ईडी क्या है। इतनी बड़ी तंजीम थी उनकी, इतने बड़े सपोर्टर थे, फिर भी अपने फाउंडर के फैमिली को छोड़ के बीजेपी के पास चले गए। वो ईडी का पावर है। अब जाकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी को पूछिए क्या है ये एजेंसीज, बताएंगे। और अब ये एजेंसीज को जिस तरीके से उनको टारगेट करके इस एजेंसी ने बीजेपी का काम कराया, अब आप सोचिए वही एजेंसी हमारे पीछे लगी है और हम कैसा डील कर रहे हैं उन्हें, हम कैसा डील कर रहे हैं। एक आसान लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं हम लोग जिसमें मिठाई, मेवे, तालियां चल रही, नहीं। ये हर दिन एक नया इशू। आज चंद बिकाऊ मुस्लिम तंजीमों को अजीत डोवल ने दिल्ली में एक प्रोग्राम किया। अजीत डोवल ने तो पीएफआई का नाम नहीं लिया, पीएफआई के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन चंद एजेंट्स होते हैं जिनका घर बीजेपी के वजह से चलता है। उन एजेंट्स के थ्रू मुस्लिम राष्ट्रीय मंच या अलग अलग ऐसे होते हैं, इनके थ्रू आज भी स्टेटमेंट दिया गया पीएफआई को बैन करो। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसा एक माहौल चाहते हैं, भाई हम तो नहीं कह रहे हैं पीएफआई को बैन करो, ये देखो मुसलमान ही चंद लोग हैं अच्छी शेरवानी, अच्छी टोपी पहनकर हैं, ये लोग ही बोल रहे हैं ना मुसलमानों को पीएफआई को बैन करो। अब ये हमारे जो एनएसए है अजीत डोवल साहब, ये बीजेपी है, वो शायद इन शेरवानी को देखकर बहक गए, लेकिन इन शेरवानियों की परेशानी मुस्लिम कम्युनिटी को अच्छा मालूम है, इसलिए कोई इन पर भरोसा नहीं करता, इनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ऐसे लोगों को मीडिया के सामने लेके आकर बड़ा लीडर बना रहे हैं, घर वाले पूछ कर नहीं देख रहे हैं उन्हें। जिस दरगाह के वो अपने आप को लीडर बोल रहे हैं, उस दरगाह में भी एंट्री लेने के लिए उन्हें मुश्किल है, वहां के खादिम उन्हें एंट्री लेने नहीं देते, ये लोग आकर कम्युनिटी का लीडर बन रहे हैं। तो इस तरीके का एक नया प्लान भी है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर चंद ऐसे पालतुओं को रखा गया है, या तो उनको ईडी से डराया जा रहा है या फिर मंथली एक पेमेंट दिया जा रहा है। उस पेमेंट में उनको काम सिर्फ इतना है, भाई आप दिन रात पीएफआई के खिलाफ बात करो, लेकिन वो भी फेल हो रहा है। अभी एक नया भी एजेंडा वो लोग चला रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट के हर एक लीडर और मेंबर को टारगेट करके जो बिजनेस में है, गवर्नमेंट जॉब में है, एम्प्लॉयमेंट में है, उनके जॉब्स और उनके बिजनेस को प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। उससे भी कुछ नहीं हो रहा है, काम और तेजी से बढ़ रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है, काम और तेजी से बढ़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब ये 2014 से ये कैंपेन्स हमारे खिलाफ चला था, उस वक्त हम लोग भी बैठ के हमने सोचा क्या करना है। बहुत सारे लोग आए जो हमारे वेल विशर्स थे, उन्होंने आकर हमसे कहा आप एक 5 साल साइलेंट हो जाओ, आप लोग एक 5 साल साइलेंट हो जाओ। हमने पूछा साइलेंट का मतलब क्या है?
साइलेंट का मतलब कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, आराम से बैठो। हमने कहा 5 साल साइलेंट रहने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, गारंटी तो नहीं, हो सकता है। हमने 5 साल के बाद वापस यही गवर्नमेंट आई तो और एक 5 साल खामोश रहो, और एक 5 साल खामोश रहो। हमें ऐसे बहुत सजेशंस मिले। हमने उनसे कहा एक जहाज के लिए, एक कश्ती के लिए सबसे सुरक्षित जगह किनारा होता है। एक जहाज के लिए सबसे सुरक्षित जगह किनारा होता है, लेकिन जहाज किनारों में रुकने के लिए नहीं बनी है। जहाज किनारों में रुकने के लिए नहीं बनी है, जहाज का बनाया ही गया है जहाज को समुद्र में जाए, लहरों को टक्कर दे और अपने मंजिल तक पहुंचे, तूफानों को सहे, क्या भी फेस हो, जिस काम के लिए उस जहाज को बनाया है वो काम वो जहाज को करना है। पॉपुलर फ्रंट को भी ये सारे चैलेंज फेस करने के लिए हमने बनाया था, ऑफिस में खामोश बैठने के लिए नहीं बनाया था। अगर ऑफिस में खामोश बैठना है तो गोली मारो ऐसी तंजीम को, नहीं चाहिए ऐसी तंजीम। क्यों चाहिए तंजीम? ऑलरेडी नहीं है क्या ऑफिस में बैठने वाले तंजीम? और एक तंजीम बनाना ऑफिस में बैठने के लिए। बहुत मीडिया वाले हमसे कंप्लेंट भी करते हैं, पॉपुलर फ्रंट के लीडर्स ऑफिस में नहीं बैठते ना। हम कहते हैं जिस दिन वो ऑफिस में ही बैठेगा उसको लीडरशिप से निकाल देंगे। ऑफिस में बैठने के लिए लीडर नहीं बनाया आपको। घूमो इंडिया, जाओ, लोगों के बीच में रहो, आपको कुर्सी में बैठने के लिए लीडर नहीं बनाए। ये तंजीम इसलिए नहीं बनाए क्योंकि हमें पता है ये जो फैसिस्ट हैं, आरएसएस हो या इससे पहले हिटलर था, इससे पहले मसोलिनी था या फिरौन था, ये सारे फैसिस्ट जो हैं, ये फैसिस्टों की एक सिफत होती है, इनकी खुराक जो है, इनकी खुराक डर है। जितना डर ये लोग सामने वालों में देखेंगे इनकी ताकत उतनी बढ़ जाती है। अब याद रखें, फिरौन एक हुक्मरान था, लेकिन बनी इस्राएल के अंदर के खौफ को देखकर वो अपने आप को खुदा कहने लगा। हिटलर का एजेंडा सिर्फ जर्मनी को कैप्चर करना था, लेकिन इंग्लैंड, रशिया और पूरे यूरोप के हुक्मरानों का खौफ देखकर हिटलर ने पूरे दुनिया को कैप्चर करने का प्लान कर दिया। ये फैसिस्टों की सिफत होती है। इंडिया में भी आप लोग देख लीजिए, बाबरी मस्जिद कर रहे थे, अयोध्या इनका एजेंडा था। अयोध्या के इशू के बाद मुसलमानों का खौफ आरएसएस ने देख लिया, इसलिए अब वो लोग कह रहे हैं 30,000 मस्जिद और चाहिए। याद रखिए, पूरे इंसानी हिस्ट्री में जो फैसिस्ट होते हैं, इन फैसिस्टों की खुराक खौफ होता है, डर होता है। आप इनको डर दिखाएंगे, इनका साइज और बढ़ जाएगा। आप इनके आंखों में आंखों डालकर हिम्मत दिखाइए, आपके आंखों के सामने छोटे बन जाएंगे ये लोग। और ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, क्योंकि 20-25 साल में गली गली में इनके आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं हम लोग। ये बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बड़ा बड़ा लीडर कह रहे हैं, मुसलमानों को जो बड़े बड़े स्टेज में आकर धमकी देते हैं, इन सब की बुज़दिली हमने देख ली है। ये सोशल मीडिया में बड़े बहादुर दिखते हैं, पर्सनली जाकर मिलो इनसे, पर्सनली जाकर मिलो। इनकी पूरी बुज़दिली का पूरा लिस्ट पॉपुलर फ्रंट के पास है, 1 नंबर के बुज़दिल हैं, लेकिन इनका काम डराना है। जितना आप डरेंगे आप इनको और बड़ा बनाओगे, जितना आप हिम्मत दिखाओगे उतना आप इनको और छोटा करोगे। अब मैं ये जो एटीट्यूड आपके सामने मैं रख रहा था, ये हिम्मत का, कॉन्फिडेंस का, ये एटीट्यूड ये नहीं चाहते मुसलमानों के अंदर आए। ये चाहते हैं मुसलमान वही अपना कब्रस्तान, मस्जिद कमेटी इसी में बिजी रहें। ये नहीं चाहते मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये नहीं चाहते मुसलमान डेमोक्रेसी की बात करें। हमारा एक कैंपेन क्या है,
सेव द रिपब्लिक। अब बताओ, सेव द रिपब्लिक कैंपेन में किसी को प्रॉब्लम होना है क्या? गवर्नमेंट भी 75 ईयर्स मना रही है, हम भी 75 ईयर्स मना रहे हैं। आज दिल्ली में हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। क्यों भाई? क्या हमारा कैंपेन एंटी आरएसएस कैंपेन है? नहीं। एंटी बीजेपी कैंपेन है? नहीं। ये तो एक सेव द रिपब्लिक कैंपेन है, हमारे देश के संविधान को बचाओ। फिर भी परमिशन नहीं मिल रहा है। क्यों? इन्हें प्रॉब्लम ही ये है कि मुसलमान देश के बारे में बात नहीं करना। आप लोग जाकर अपने नमाज, रोज़े, ज़कात के बारे में बात करो, देश के बारे में बात नहीं करना। क्यों? ये हमें देश का सिटीजन मानते ही नहीं। MS गोलवालकर की किताब वी आर नेशनहुड डिफाइंड में यही चीज बताया गया है कि मुसलमानों को इंडिया में सेकंड क्लास सिटीजन बनाना है। यही इनका प्लान है। ये कभी भी मुसलमानों को आरएसएस ने इंडिया का सिटीजनशिप नहीं माना। और आज जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मुल्क के डेवलपमेंट की बात करते हैं, इन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता। और जो तंजीम ये एटीट्यूड मुसलमानों के अंदर डाल रही है, उस तंजीम को टारगेट करने के लिए आज पूरे काम करके भी कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए अभी एक ब्रांडिंग चल रहा है पॉपुलर फ्रंट का, ब्रांडिंग। मैं बहुत सारे मीडिया वालों के साथ उठता बैठता हूं, ऐसे मीडिया वाले जो रात को 9 बजे पॉपुलर फ्रंट को गाली देते रहते हैं। मैं जानता हूं पर्सनली बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे एक मीडिया वाले ने यहां तक कहा था, आप फिक्र मत करो, हम आपके बारे में इतना सब गाली दे रहे हैं, फिक्र मत करो आप। क्योंकि हम ही वो लोग थे जो साध्वी प्रज्ञा को टेररिस्ट बोलते थे। आज हम ही वो लोग हैं जो साध्वी प्रज्ञा को देशभक्त बोल रहे हैं। आप फिक्र मत करो। हमें सिर्फ हमारे कॉर्पोरेट्स का एक पॉलिसी होता है। कल अगर हमारे ओनर्स का एक पॉलिसी आ गया, पॉपुलर फ्रंट का सपोर्ट करो, हम भी दिन रात आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन ये मीडिया वाले एक बात भी कहते हैं कि आपका इमेज बहुत ही एक क्रिमिनल इमेज बनाया गया है। हम बहुत सारे पुलिस वालों से भी मिलते हैं, हायर ऑफिशियल से मिलते हैं, SP, कमिश्नर्स, IG। जब हम उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं, वो हमें खुद कहते हैं कि आपसे बात करने से पहले हम सोचते थे कि PFI वाले ने अपॉइंटमेंट लिया है, इसका मतलब कोई ओसामा बिन लादेन या तालिबान टाइप के लोग आने वाले हैं बात करने के लिए, लेकिन दिखते हमारे टाइप के लोग हैं। और जब बात करते हैं, हमारा पूरा इश्यूज उनके सामने रखते हैं, वो लोग कहते हैं सेब बात, आपका इमेज जो बनाया गया है ये बहुत खतरनाक इमेज बनाया गया है, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के बीच में, मेजॉरिटी कम्युनिटी के बीच में और थोड़े एलिट मुसलमानों के बीच में आपका एक नेगेटिव इमेज बनाया गया है। और ये इमेज याद रखिए मैन्युफैक्चर्ड इमेज है, ये रियल इमेज नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड इमेज है। मैं आपको बताता हूं, अभी बहुत सारे मीडिया डिबेट्स में हम जाते हैं, वो लोग पूछते हैं पॉपुलर फ्रंट आपको बैन करना चाहिए। हम पूछते हैं क्यों? नहीं, आपके ऊपर तो बहुत सारा टेरर केस है। हम कहते हैं एक बताओ, एक बताओ। वो लोग तब अपने पीछे बैक रूम को पूछते हैं सच में नहीं है क्या कोई, सच में नहीं है क्या कोई टेरर केस? हम कहते हैं नहीं है। हम बताते हैं टेरर केस किस पर है। मालेगांव ब्लास्ट हुआ, मालेगांव ब्लास्ट का जो चार्जशीट था, वो चार्जशीट अगर आप पढ़ेंगे, वो चार्जशीट में 4 मीटिंगों का जिक्र किया गया जो भोपाल में, इंदौर में हुआ, जिस मीटिंग के अंदर दयानंद पांडे, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, ये टाइप के लोग थे। उस चार्जशीट में किसका नाम है? उस चार्जशीट में RSS के कैडर्स का नाम है। यानी बॉम्ब ब्लास्ट केसेस में
पॉपुलर फ्रंट का नाम नहीं है, आरएसएस का नाम है, लेकिन उनको आप टेरर नहीं बोलेंगे। अजमेर ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, ये सारे ब्लास्ट में एनआईए का चार्जशीट था, एटीएस का चार्जशीट था। इस चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन हुआ। इंद्रेश कुमार जो आरएसएस का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिसने बनाया, वो डूबियस कैरेक्टर का इन्वेस्टिगेशन हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट केस में, पॉपुलर फ्रंट का नहीं हुआ था। तमिलनाडु में शिवकाशी में आरएसएस के ऑफिस में बॉम्ब फूटे थे। उसके बाद तो वहीं के बस स्टैंड में बॉम्ब फूटे थे। जब पुलिस ने इंक्वायरी किया, पता चला कि वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला हिंदू मुन्नणी का वहां का जनरल सेक्रेटरी था। हिंदू मुन्नणी यानी तमिलनाडु में आरएसएस को हिंदू मुन्नणी कहते हैं, उसका जनरल सेक्रेटरी था। उसके बाद अगर आप देखेंगे केरला में कन्नूर में आरएसएस के ऑफिस में पुलिस ने रेड किया, ऑफिस के अंदर कंट्री बॉम्ब मिला। एक पुलिस की छोटी सी एक चेक पॉइंट थी, उस चेक पॉइंट पर कंट्री बॉम्ब फेंके गए। जब सीसीटीवी कैमरा से देखा गया, पता चला बॉम्ब फेंकने वाला एक आरएसएस का मेंबर था। ये सारे टेरर चार्जशीट में जिस संगठन का नाम है वो टेरर नहीं है, और ऐसी तंजीम जिसके ऊपर कोई टेरर केस नहीं वो टेररिस्ट है। आप समझिए, ये है इमेज मेकिंग। इस तरीके का इमेज बनाया जाता है। फिर वो लोग कहते हैं ओके चलो भाई, टेरर केस तो नहीं है लेकिन क्रिमिनल केस तो है, क्रिमिनल केस है। हम पूछते हैं क्या क्रिमिनल केस है? नहीं, कोई एक टीजे जोसेफ का हाथ आपके मेंबर्स ने काट लिया, पॉपुलर फ्रंट ने हाथ काटा, क्योंकि वो तालिबान स्टाइल में पॉपुलर फ्रंट हाथ काटना चाहते थे। हमने कहा आपको टीजे जोसेफ का केस पता है? पता है। कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? वो जजमेंट भी आपने पढ़ा होगा। तब वो लोग पीछे पूछते हैं भाई वो जजमेंट किसी ने पढ़ा है? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा। उस जजमेंट में जज कहता है ये एक क्राइम, एक लोकल क्राइम था, लोकल लोगों ने किया और पॉपुलर फ्रंट एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन ये आपको बताया नहीं जाएगा। नारात में आप लोगों ने एक कैंप किया, पहले बताया गया टेरर कैंप है, फिर पूछे टेरर कैंप है तो वहां पर बॉम्ब मिलने चाहिए ना, मिले क्या? नहीं, हमें बॉम्ब नहीं मिले, हमें एक बाल्टी मिला, हो सकता है इस बाल्टी में बॉम्ब बनाया जा सकता था, यही मिला, बाल्टी मिले। तो बाल्टी को बाल्टी बॉम्ब, एक लकड़ी मिला, लकड़ी बॉम्ब, ये बताया जाता है। एनआईए आई, एनआईए ने आकर वहां पर टेरर एंगल डाला। लेकिन जब केरला के हाई कोर्ट में गए, केरला की हाई कोर्ट ने उस नाराज केस से यूएपीए को निकाल दिया। एनआईए बहुत नाराज हो गई, एनआईए सुप्रीम कोर्ट को गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी एनआईए की बात नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यूएपीए को निकाल दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और एनआईए का मानना था इसमें कोई भी टेरर एंगल नहीं है। लेकिन ये चीज कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता। उस केस में आर्म्स एक्ट डाले गए क्योंकि वहां पर लाठियां मिली। और मैं कहता हूं लाठियां मिली तो हर आरएसएस वाले के घर में जाओ, कपड़े से ज्यादा लाठियां मिलेंगी, लाठियां मिलेंगी, तलवारें मिलेंगी। तो देखिए, एक चीज बताया जाता है, उसके बाद बताया नहीं चाहता। फिर कहते हैं नहीं, इंडिया में जहां दंगे होते हैं आपका नाम आता है। कहां आता है थोड़ा बताइए? खरौली में, खरगोन में, जहांगीरपुरी में आपका नाम आया, ऐसा है क्या? अच्छा है। कितने पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स अरेस्ट हुए? ये 3 जगह। बहुत होके रहेंगे, नहीं कितने हुए? 0 0। खरौली में आपने किया, लेकिन एफआईआर में पीएफआई का नाम नहीं, आरएसएस का लोकल शाखा प्रमुख का नाम है, वो कोई आपको नहीं बताएगा। खरगोन में बीजेपी के लीडर्स ने आकर पॉपुलर फ्रंट नहीं किया है, एक भी पॉपुलर फ्रंट लिंक सामने वहां पर नहीं आया। जहांगीरपुरी में पॉपुलर फ्रंट नहीं किया, कहीं पर भी पीएफआई का नाम नहीं। मैं आपको बताता हूं ये पीएफआई लिंक कैसे आता है। अब गौर से देखिए, चंद न्यूज एजेंसीज हैं इंडिया में, कहीं पर भी कुछ होता है पुलिस का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस पीएफआई का नाम नहीं लेती। लेकिन चंद जर्नलिस्ट पूछते हैं सर इसमें पीएफआई लिंक है क्या? तब वो पुलिस वाला बोलता है हम इंक्वायरी कर रहे हैं। बस
बस पीएफआई लिंक की इंक्वायरी। अगर आप वहां पर पूछते हैं सर इसमें आरएसएस लिंक है क्या, तब भी पुलिस वही बोलता इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। तो इसका दूसरा एंगल नहीं बताया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं क्रिमिनल केसेस का। नहीं, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में आपका नाम है क्या? बताता हूं। 1969 से लेकर केरला के अंदर 400 से ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं। उसमें सीपीएम के लोग कहते हैं कि 240 से ज्यादा सीपीएम वर्कर्स को आरएसएस के लोगों ने मारा। और आपको यह भी बताता हूं, जिन सीपीएम वर्कर्स को आरएसएस के लोगों ने मारा वो सीपीएम वर्कर्स मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। हिंदुओं के मर्डर में आरएसएस का नाम है, लेकिन ये लोग क्रिमिनल नहीं होते। कर्नाटका के अंदर एक एमपी है, उस एमपी ने एक लिस्ट बनाया कि कर्नाटका के अंदर 24 संघ परिवार वालों को पॉपुलर फ्रंट ने मर्डर किया। हमने पूछा वो लिस्ट दो। वो लिस्ट जाकर चेक करने में उसमें जो आदमी मरा हुआ था वो जिंदा है, बेचारा काम कर रहा है, लेकिन इनके लिस्ट में मरा हुआ है। और एक आदमी का नाम आया उसके अंदर, हरीश पुजारी का। कहने लगे हरीश पुजारी मर गया, बीजेपी के लीडर्स आके बताए पीएफआई एंगल, पीएफआई एंगल। पता चला बहन ने ही मर्डर किया। प्रवीण पुजारी का मर्डर हुआ और बीजेपी का कार्यकर्ता, पीएफआई, पता चला हिंदू जागृति वेदिके वालों ने मर्डर किया। विनायक बालिगा का मर्डर हुआ, पीएफआई, पता चला बजरंग दल के लोगों ने मर्डर किया। लंबा लिस्ट है। मुसलमानों का तो अलग है, मुसलमानों का इकबाल, अब्दुल जब्बार, सलाहुद्दीन, निजाम, शान, लंबा लिस्ट है। सारे लिस्ट में आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसको कोई भी क्रिमिनल नहीं कहते। कोई मीडिया, और आप देखते भी होंगे जब हम मीडिया से पूछते हैं बट साइलेंट। क्यों? ऊपर से ऑर्डर है, ये नहीं पूछना है। क्योंकि अगर आरएसएस के क्राइम के बारे में पूछना शुरू करेंगे, ये तार कनेक्ट होते होती क्रिमिनल चार्जशीट में प्राइम मिनिस्टर का नाम भी था गुजरात में। पॉपुलर फ्रंट में एक भी तड़ी पार नहीं है, याद रखिए, एक भी तड़ी पार नहीं है। हमें पता है तड़ी पार कहां पर है। तो जहां पर तड़ी पार है वो क्रिमिनल नहीं। जिनका नाम दंगों में आया, फिर गवर्नमेंट बनने के बाद उन्हें क्लीन चिट मिला, वो लोग क्रिमिनल नहीं। जिनके मेंबर्स मर्डर केसेस में इन्वॉल्व हैं वो क्रिमिनल नहीं। 1967 से लेकर जबलपुर में जो दंगे हुए थे, 1967 से लेकर अभी रामनवमी के जो दंगे हुए, ये सारे दंगों को आप स्टडी कीजिए। सारे दंगों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं संघ परिवार का इन्वॉल्वमेंट है, वो लोग क्रिमिनल नहीं। प्रॉब्लम ये है, हम मुसलमान जो हैं वेरी डिफेंसिव हैं। एक टाइम वो लोग हम पर इल्जाम लगाए इस्लाम दहशतगर्दी है, सारे मुसलमान सेमिनार करना शुरू कर दिए, नहीं इस्लाम शांति है, शांति है, शांति है। क्यों भाई, आपको डाउट है? हमें पता है हमारा मुल्क अमन का है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमें बताना है आप आरएसएस के लोग टेररिस्ट हो, आप टेरर केसेस में हो। इंडिया का सीक्रेट्स बेचा किसने? किसने बेचा? अभी ध्रुव सक्सेना को मध्य प्रदेश में पकड़ा गया। कौन था ध्रुव सक्सेना? क्या मुसलमान था? क्या पीएफआई था? बीजेपी का कार्यकर्ता था। जम्मू में एक लश्कर ए तोयबा कमांडर को पकड़ा गया। कौन था वो? अभी जाके देखने में बीजेपी का आईटी सेल का मेंबर था। अभी मेघालय में पुलिस ने रेड किया, वहां पर एक प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा चल रहा था। छोटे छोटे बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन में डाला जा रहा था। जाके देखने में क्या पता चला? बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो ऐसी एक क्रिमिनल पार्टी, ऐसी एक टेरर केस में इन्वॉल्व होने पार्टी, ऐसी एक संगठन जिसके मेंबर्स दंगे, बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर मर्डर्स में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। प्रॉब्लम क्या है? नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। नहीं, हमें कैसा पता चलेगा? किताब पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, वो पढ़ने के लिए टाइम नहीं। हमारा टाइम कहाँ पर वेस्ट होता है? सुबह सुबह को मैसेज आता है, 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, बरकत आ जाएगा, ऐसे चीज़ों में हमारा टाइम चला जाता है।
रिसर्च करने में, बुक्स पढ़ने में, उस बुक्स को पढ़कर कम्युनिटी को अवेयर करने में। हमारे अंदर स्पीकर्स नहीं है क्या? जबरदस्त स्पीकर्स हैं। एक बार काशीराम ने कहा था, बीएसपी के काशीराम ने, कि मुसलमानों के जो जबरदस्त स्पीकर हैं मुझे उनके फेफड़े चाहिए। क्या चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, मुझसे भी नहीं होता, आपके फेफड़े मुझे उधार में दे दो, मैं भी बात करूंगा। लेकिन कंटेंट क्या है? कंटेंट क्या है? एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे की खींचातानी करना, जो रेलिवेंट नहीं है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन। लेकिन कम्युनिटी को अवेयर करने के मामले में कुछ भी नहीं हो रहा है। फैक्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं, उसको आर्टिकुलेट कर कर अपने अपने इजलासों में इसको लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, हम तो एपॉलिटिकल हैं। हम तो क्या है? एपॉलिटिकल है। हम समाज की बात नहीं करते। देखिए, याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक जालिम के सामने हक की बात कहना सबसे बड़ा जद्दोजहद है। ये दीन का हिस्सा है। प्रॉब्लम क्या है? ये दीन के हिस्से को हम छोड़ दिए। कंफर्ट जोन हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये एक चीज़ आपके सामने आना ज़रूरी था कि वो जो आप पर लेबल लगाएंगे, आपको क्रॉस उन पर डालना है, क्योंकि ये सारे क्रिमिनल और टेररिस्ट ग्रुप में लोग इन्वॉल्व थे। मैं अब आपके सामने जो है चंद बात कह के मैं इंशाल्लाह मेरी बात ख़त्म करूँगा। थोड़े चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वक्त नहीं है डिटेल आपके सामने रखने के लिए, लेकिन इसी टॉपिक्स पर मैंने बहुत जगह बात की है और आपने भी सुना होगा। लेकिन मैं फिर भी जिस शहर में भी जाता हूँ वहाँ के लोगों के सामने मैं ये बात रखता हूँ। देखिए, पॉपुलर फ्रंट को टारगेट वो लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक डेवलपमेंटल एजेंडा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को कम्युनिटी के अंदर पुश कर रहे हैं। ऐसे टाइम पर जब कोई बात नहीं कर रहा है, हम बात कर रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि ये तंजीम के लोग कुछ भी इनके नहीं है। ये इनके भी बीवी बच्चे हैं भाई, इनके भी माँ बाप हैं, इनके भी बिजनेस है, इनके भी जॉब है, इनको भी है ना फैमिली, इनको भी फैमिली है, इनको भी फैमिली है। फिर भी इस मुल्क के एक सिनेरियो में जब अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ हमारे डेमोक्रेसी को पुश किया जा रहा है, हम लोग हमारी जिम्मेदारी समझ के बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ रिजल्ट आएगा या हार भी जाएंगे, रिजल्ट के लिए कोई काम नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट जो है हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट अल्लाह के पास है। याद रखिए, रिजल्ट के लिए काम करना हमारी दीन में है ही नहीं। हम रिजल्ट देख के काम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं, काम करते हैं, काम करते हैं। रिजल्ट अल्लाह के पास है, चाहिएगा देगा, नहीं चाहिएगा नेक्स्ट नस्ल को देगा, बस ये अल्लाह की सिफत है। हमारा काम काम करना है। तो ये एक एटीट्यूड हम चाहते हैं। ये सिर्फ एक संगठन का काम नहीं। अगर मैं आकर आपके सामने कहूँ पॉपुलर फ्रंट सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन है, ये झूठ है, नहीं है। एक संगठन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। प्रॉब्लम को वो लोग सॉल्व करते हैं जिन पर प्रॉब्लम फेस होता है। हमें एक एक्सपीरियंस है, हम आपके सामने रखेंगे, क्या हमारे से चाहिए हम रखेंगे। वो पॉइंट्स हम लोग पूरे इंडिया में जाकर कम्युनिटी लीडर्स के सामने रखते हैं, ताकि ऐसे एक प्रोग्राम के बाद आप इन मुद्दों को अपने लोकल सिनेरियो में रखकर एक डिस्कशन करें, जलसे नहीं, एक राउंड टेबल डिस्कशंस करें। इसमें नंबर 1 जो चीज़ है, आने वाले दिनों में जो 3 तरीके के प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, जो अलग अलग पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाने वाली है, वो पॉलिसीज दिखने में जनरल पॉलिसीज होते हैं, लेकिन उन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन जो है स्पेसिफिकली एंटी मुस्लिम इस्तेमाल किया जाता है। लोग बार बार हमसे पूछते थे, भाई सीए और एनआरसी एंटी मुस्लिम कहाँ है? वो तो एक जनरल पॉलिसी है ना, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? हम भी कहते हैं जनरल पॉलिसी है, लेकिन इस जनरल पॉलिसी को हमने आसाम में देख लिया। इस जनरल पॉलिसी को हमने आसाम में देख लिया, जहां पर उन लोगों को जिनकी जिम्मेदारी थी एनआरसी बनाने की, रजिस्टर बनाने की, उनको वहां पर एक टारगेट्स दिया जाता था कि इस गांव में इतने परसेंटेज मुसलमानों के नाम के सामने डी लिखिए। एक आदमी के नाम के सामने जब डी लिखा जाता है लोकल पॉपुलेशन रजिस्टर में, फिर 10 साल गए, फिर 10 साल गए। 10 साल क्या करना है? अपना सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए लगाना है।
आपका 10 साल, उसके बाद बीवी बच्चों का। तो पॉलिसी गवर्नमेंट कभी भी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं लाती है, पॉलिसी जनरल होता है, लेकिन उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है स्पेसिफिकली टारगेटेड होता है। अभी जो ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल ला रहे हैं, अगर आप जनरली देखेंगे इंडिया में, अगर आप ग्रोथ रेट में देखेंगे, मुसलमानों का पॉपुलेशन जो है जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था अब नहीं हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल आ गया है। फिर भी आप देखिए जब ये बिल को लाया जाएगा, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के ऊपर कंडीशंस लाया जाएगा। डीएनए प्रोफाइलिंग बिल जो आ रहा है, जिसमें हर एक आदमी का जिस तरीके से पासपोर्ट का डेटा मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से जो आदमी फॉर एग्जांपल एक पेटी केस में एक दो पड़ोसियों के बीच में एक बातचीत हो गई, वो बातचीत में एक आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया, वहां पर पुलिस उसका डीएनए प्रोफाइलिंग करेगी, उसके बायोमेट्रिक प्रोफाइलिंग करेगी और छोड़ देगी, पेटी केस है, चला गया। लेकिन कल उसी शख्स को एक गवर्नमेंट जॉब आ गया, वो जब उस गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएगा, गवर्नमेंट जॉब के डेटाबेस में जब उसका बायोमेट्रिक एंट्री किया जाएगा, ओ इसका तो बायोमेट्रिक डेटा है, इसका मतलब बड़ा क्रिमिनल है। फिर आपको 10 साल लगेंगे प्रूव करने के लिए भाई कोई क्राइम नहीं था, दो पड़ोसियों के बीच का झगड़ा था, दो पड़ोसियों के बीच का झगड़ा था, 10 साल लगेंगे आपको प्रूव करने के लिए। तो लॉज जनरल होते हैं, लॉज के जो इंप्लीमेंटेशन होते हैं वो स्पेसिफिकली टारगेटेड होते हैं। दूसरा चीज जो एजेंसीज को इस्तेमाल होते हैं, आपने देखा महाराष्ट्र में एजेंसीज को इस्तेमाल करके किस तरीके से गवर्नमेंट को बदला दिए। वो भी शिवसेना जैसी एक पार्टी, इतनी पावरफुल पार्टी। आप जानते हैं शिवसेना का हिस्ट्री, इस स्टेट में उन्होंने कितने बड़े बड़े आंदोलन किए। मॉडल हम अभी डीएमके के साथ करेंगे, डीएमके को भी स्प्लिट करेंगे, टीआरएस के साथ करेंगे, टीएमसी के साथ करेंगे, बीजू जनता दल के साथ करेंगे, सेम पॉलिसी यूज करने की ओपन बात। तमिलनाडु में तो वहां के बीजेपी प्रेसिडेंट ने ओपनली बता भी दिया। टीआरएस में तेलंगाना में बीजेपी का प्रेसिडेंट ओपनली बोल रहा है, हाँ अभी टीआरएस के ऑफिस में ईडी का रेड हो रहा है, जिसको पता है रेड होने वाला है। केरला के अंदर न्यूज है कि आरएसएस के और बीजेपी के लोग मुसलमान दुकानों में आते हैं, मॉल्स में आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास आते हैं, बिल्डर्स के पास आते हैं, भाई हमें चंदा दो। वो कहते हैं भाई मैं चंदा नहीं दे सकता, ईडी आ जाएगा। एक मामूली लोकल गली का बीजेपी वर्कर ईडी की धमकी देता है एक मुस्लिम बिजनेसमैन। ये सेकंड प्रॉब्लम होगा जिसमें एजेंसीज को इस्तेमाल किया जाएगा, फेक केसेस डाले जाएंगे। जिस तरीके से आपने अभी देखा बिहार फुलवारी में पॉपुलर फ्रंट नाम के एक ऑफिस में रेड हुआ, हमारा ऑफिस भी नहीं था भाई, पाप बेचारे एक बुजुर्ग आदमी वो ऑफिस को रजिस्टर किए थे। वो ऑफिस एक रिटायर्ड सर्कल इंस्पेक्टर का था, वो 2 लोगों का था, उनको उठा के लेके गए, पॉपुलर फ्रंट का लिंक भी नहीं। वहाँ पर उसका बेटा कहता है कि पुलिस मेरे घर में जब रेड करके गई, पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन शाम को पुलिस वहाँ पर आकर स्टेटमेंट देती है कि नहीं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मिला इंडिया को इस्लामी हुकूमत बनाने का, इस्लामी हुकूमत बनाने का डॉक्यूमेंट मिला। नहीं, नरेंद्र मोदी का विजिट था, उस विजिट को लोग टारगेट कर रहे थे। और पुलिस को कब पता चला नरेंद्र मोदी के विजिट को टारगेट कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जाने के बाद खुद सेल्फ गोल मार रहे हैं। लेकिन एक केस बनाकर किस को उसके अंदर ऐड करेंगे। महाराष्ट्र में आप लोगों ने देखा कि यहां पर एक टाइम पर एटीएस के ऊपर जब प्रेशर था, किस तरीके से एटीएस ने एक कोई भी केस में, अब्दुल वाहिद का एक केस अभी सामने आया है जिसमें उसे एक रिहा कर दिया गया है, मुमरा का। आप वो अगर किताब पढ़ेंगे, द डीप स्टेट नाम का एक किताब है, वो किताब अगर आप पढ़ेंगे आपको डिटेल पता चलेगा किस तरीके से बेकसूर लोगों को यहाँ वहाँ से लेके आकर केस में भरा गया, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम होगा जिसमें एजेंसीज को इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा प्रॉब्लम जो मेरे से पहले अभी नासर साहब ने आपके सामने रखा कि ये जो यहाँ वहाँ धर्म संसद कर रहे हैं और उस धर्म संसद में ओपनली क्या क्या बात कर रहे हैं। इतने लाख मुसलमानों को मार दो, इतने लोगों का रेप कर दो, क्या है भाई ये? कि किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं है?
क्या चल क्या रहा है, लॉ एंड ऑर्डर है किधर? उनको ना तो अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करेंगे तो दूसरे दिन बेल में छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? आप ऐसा समझते हैं क्या ये अलग अलग बेकार लोग यहाँ वहाँ बैठकर ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं? नहीं, ये आरएसएस के नागपुर ऑफिस से एक प्लान स्ट्रैटेजी है कि अभी वक्त आ गया है कि जेनोसाइड के बारे में बात करना शुरू करना है, और ये इंस्ट्रक्शन आरएसएस के ऑफिशियल लीडर्स ओपनली नहीं बोल सकते, इसलिए वो लोग ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स के मुंह से बोलने लगाते हैं और कहते हैं आप फिक्र मत करो, आपको प्रोटेक्शन हम करेंगे, आप पर केस नहीं होगा, आपको पुलिस टच नहीं करेंगी, वो जिम्मेदारी हमारी, लेकिन आप वो बात बोलो जो हम नहीं बोल सकते। तो आप ये मत समझिए कि जो यहाँ वहाँ बेकार चंद लोग क्या क्या जेनोसाइड की बात कर रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन नहीं आया। एक वेल प्लान्ड इंस्ट्रक्शन गया है कि एक माहौल बनाओ, क्योंकि देखिए कुछ भी एक काम करने से पहले उस काम को नॉर्मलाइज करना पड़ता है, नॉर्मल बनाना पड़ता है। नॉर्मल हो गया उसके बाद लोग कर दिए, किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये जो एंटी मुस्लिम जेनोसाइड की जो बातें चल रही हैं, दिस इज बेसिकली नॉर्मलाइजेशन ऑफ जेनोसाइड, और ये चल रहा है। और इसका एक छोटा मिसाल आपने अभी रामनवमी और दूसरे वक्त में आपने देखा, मैं आपको उसका एक एनालिसिस बताता हूं। पूरे इंडिया में ये जो रामनवमी में जो दंगे हुए, ये पूरे दंगे में आप पुलिस का एफआईआर देख लीजिए या फिर मीडिया का रिपोर्ट से ले लीजिए, सारे दंगे एक ही पैटर्न से शुरू हुए। एक प्लान के साथ एक टीम वहां पर मुस्लिम मोहल्लों को आता है, डीजे में एकदम प्रोवोकेटिव सॉन्ग्स लगाते हैं, पत्थरबाजी होते हैं, जो लोग रैली करने के लिए आए वो लोग भाग जाते हैं, पीछे एक टीम होता है जो आकर दुकानों को जलाता। खरौली में भी यही हुआ, खरगोन में भी हुआ, एक वेल प्लान्ड। यहां तक कि आप देखेंगे गोवा, जहां पर कम्युनल हिस्ट्री का, कम्युनल वायलेंस का हिस्ट्री भी नहीं है, वहां भी ऐसा हुआ। और गोवा के जो हिंदूज हैं वो लोग कह रहे हैं भाई उस रैली में हम तो नहीं थे। जब वहां के लोकल हिंदूज नहीं थे तो कौन आया रैली में? राजस्थान में खरौली में भी आप देखेंगे, खरौली के जो हिंदूज हैं वो लोग बोल रहे हैं भाई हम तो इतने सालों से मुसलमानों के साथ रह रहे हैं, हमने तो नहीं किया। तो कौन आया? एक प्लान्ड तरीके से बनाया जा रहा है। इसका एक छोटा सा आपने देखा जो टेस्ट है वो रामनवमी के साथ हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ी एक पॉलिटिक्स है, ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए। और याद रखिए ये हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम इंडिया में है ही नहीं, मैं हर जगह कहता हूँ, आज भी कहूँगा, हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम कभी भी नहीं था, क्योंकि एक कंट्री ऐसी है कि हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं। अगर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम होता, कोई एक साथ एक स्कूल में नहीं पढ़ते, एक साथ बिजनेस नहीं कर सकते। कोई भी एक मुसलमान दुकान वाला देखो उसका कस्टमर हर धर्म का रहेगा, कोई भी एक हिंदू वेंडर देखो उसके कस्टमर्स मुसलमान रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक मैन्युफैक्चर किया जा रहा है हिंदू धर्म को सामने रखकर और पीछे छुपकर। ये तीसरा प्रॉब्लम है। अब मैं ये प्रॉब्लम आपके सामने वाकयात नहीं रखूंगा, यहाँ ये हुआ वहाँ हुआ, नहीं, मैं आपके सामने इसकी जो बैकग्राउंड मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, और आज के हमारे प्रोग्राम का एक टेक अवे, लोग पूछते हैं करना क्या है, मैं आपसे कहता हूँ बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, इंडिया में स्टेट में छोड़ दीजिए। लोकल आपके पूना सिटी में क्या आप लोगों ने सीरियसली बैठकर ऐसे एक इशू के बारे में डिस्कस किया? क्या मुसलमानों की एक टीम ने जाकर पुलिस के साथ बैठकर पुलिस के साथ डिस्कस किया कि सर इस तरीके से इश्यूज चल रहे हैं, किस तरीके से इस इशू के बारे में काम करना है? क्या मुसलमानों ने मिलकर एक टीम बनाकर, अलग अलग कास्ट हिंदूज हैं, दलित्स हैं या ओबीसीज हैं या मराठास हैं, अलग अलग कास्ट लीडरों के साथ बैठकर इसके बारे में डिस्कशन किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर एजेंडा। तो लोग पूछते हैं क्या करना है। मैं सबसे पहले बताता हूँ, आपके सिटी के अंदर सिलेक्टेड लोगों का, उसमें पॉलिटिकल पार्टी मत देखिए, तंजीम मत देखिए, कुछ मत देखिए, एक सिलेक्टेड ग्रुप का एक छोटा सा फोरम बनाइए और उस फोरम के अंदर दुनिया भर की बातें मत कीजिए। स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, मदरसे बनाना, वो अल्हम्दुलिल्लाह बन रहे हैं, आप नया डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब डिस्कस मत कीजिए। इस छोटे फोरम के अंदर ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कीजिए उसके बारे में।
जब आप डिस्कस करना शुरू करते हैं, और डिस्कस नेशनल और स्टेट लेवल के एंगल में डिस्कस मत कीजिए, लोकल लेवल में डिस्कस कीजिए कि क्या कर सकते हैं। अगर एजेंसीज का इस तरीके से मिसयूज किया गया, किस तरीके से लीगली आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं। क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीगल टीम है उसको फॉलो करने के लिए? लोग पूछते हैं नहीं, हम बहुत बड़े पैसे वाले लॉयर को हायर करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। लॉयर क्या करेगा? असल केस बनता है एफआईआर से, असल केस बनता है चार्जशीट से, और पूरा का पूरा गेम जो ये संघ परिवार के लोग करते हो एफआईआर और चार्जशीट में करते हैं। कितने लोगों को चार्जशीट कोर्ट से कैसा निकालना वो भी नहीं पता है, एफआईआर का सर्टिफाइड कॉपी किस तरीके से लेना है वो भी नहीं पता ही नहीं। क्यों? नहीं, हम लोग पैसा देके बहुत बड़े एक लॉयर को हायर करेंगे, ये सब नहीं चलता। वो बड़ा लॉयर सुप्रीम कोर्ट में आएगा या हाई कोर्ट में आएगा, लेकिन आपके मोहल्लों के अंदर छोटे छोटे लीगल एडवाइजरी टीम्स आपको बनाने पड़ेंगे। हम गाइड करेंगे, अगर आप हमसे पूछेंगे हम बताएंगे, हमारे लॉयर टीम को हम भेजेंगे। लॉयर्स का अलग एक एसोसिएशन बनाकर उनका काम होगा कि कहीं पर भी एक मोहल्ले में किसी भी एक बेकसूर मुसलमान के ऊपर जब एक फेक केस डाला जाता है, उस बेकसूर मुसलमानों की डिफेंस करना, उसके लीगल डिफेंस प्रोवाइड करना उसके और उसके घर वाले की जिम्मेदारी नहीं, पूरे के पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी है। ये कॉन्सेप्ट में हमको जाना पड़ेगा। ये नहीं हो रहा है। ये जो लिंचिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, पॉपुलर फ्रंट उसमें लीगल एड प्रोवाइड कर रहा है। पूरे इंडिया के लिंचिंग इंसिडेंट से हम जाकर मिल रहे हैं, हम जाकर उनसे मिलते हैं। गरीब लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको वहाँ का डीसी आकर कहता है भाई आप 5 लाख रुपए ले लो, एक्सीडेंट बोल दो, बात खत्म। वो लोग ले लेते हैं 5 लाख रुपए। क्यों? हम जाके बोलेंगे उनसे इंसाफ के लिए लड़ो, भाई आप बोल के चले जाएंगे, हमारे मोहल्ले वाले हमारे पीछे नहीं रुकते ना। तो याद रखिए, बाहर वाले आएंगे स्पीच करके जाएंगे, लेकिन एक इशू होने के वक्त काम लोकल लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए अभी से आप लोगों को लोकली ऑर्गेनाइज होना है। एक सिटी लेवल पर ऑर्गेनाइज कीजिए, और सिर्फ सिटी लेवल पर काफ़ी नहीं है, डिफरेंट मोहल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबसे बड़ा एक ब्लेसिंग हमारे कम्युनिटी का है कि हम लोग एक मस्जिद सेंट्रिक कम्युनिटी है। एक मोहल्ले में 4 मुसलमान रहे तो भी सबसे पहले एक मस्जिद बना देंगे, एक मस्जिद सेंट्रिक है। तो जो मोहल्ला सिस्टम हमारा है, उस मोहल्ले सिस्टम के अंदर 2-3 चीज़ों को इंट्रोड्यूस कीजिए। नंबर 1, वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लीगल सपोर्ट सिस्टम का सेटअप कीजिए। अगर आपको उसमें कुछ भी ट्रेनिंग चाहिए, पॉपुलर फ्रंट अपनी लीगल टीम है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारे लॉयर्स को हम भेजेंगे जो आकर आपको गाइड करेंगे। हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, लीगल अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। इस तरीके से लीगल सपोर्ट सिस्टम्स हम किस तरीके से हमने बनाया है अलग अलग जगह, और किस तरीके से बेहतरीन काम हो रहा है। जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, वो दंगों में आप देखेंगे इंडिया के हिस्ट्री में पहला ऐसा दंगा है जिसमें मुसलमानों को कॉम्पनसेशन मिला, वरना कभी भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। मुजफ्फरनगर के दंगों में कॉम्पनसेशन मिलने की वजह क्या है? वहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ने हमने जाकर 1 साल एक छोटा उस गांव के अंदर एक लीगल ऑफिस बनाकर वहाँ पर लॉयरों को हमने अपॉइंट कर वो केस उन लॉयरों ने फाइट नहीं किया, वो बड़े बड़े लॉयर फाइट करेंगे, लेकिन वहाँ पर केस बनाना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, एफआईआर्स लाना, सेक्शंस क्या है, लोगों को आइडेंटिफाई करना, ये पूरा केस बनाने का काम कर गया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं वहाँ पर कितने के सारे फैमिलीज़ को कंपेंसेशन मिला। लेकिन उसके पीछे वेरी लोकलाइज्ड काम था। लिंचिंग केस में इंडिया में सिर्फ एक ही लिंचिंग केस है जिसमें जस्टिस मिला, झारखंड के अंसारी केस का। वो केस हमने लड़ा, लेकिन हम उसका क्रेडिट नहीं लेते। क्यों? अगर उसकी बीवी हमारे साथ नहीं रुकती, वो केस हम नहीं लड़ सकते थे। हम क्या करेंगे? लॉयरों को देंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, उसकी बीवी हमारी और उसकी फैमिली हमारे साथ रुके, हम आपके साथ हैं। और वहाँ के लोकल मोहल्ले वालों ने हमें साथ दिया, हम हैं आपके साथ। तो इस तरीके का एक लोकल सपोर्ट सिस्टम बनाना है, एक लोकल क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम आपको बनाना है, और आप देखेंगे बेहतरीन काम होगा। जब आप ऑर्गेनाइज होंगे, आप इस तरीके के इश्यूज पर रेगुलर डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ पॉलिटिकल अलायंस बिल्डिंग नहीं चाहिए, सोशल अलायंस बिल्डिंग चाहिए। आपके मस्जिद मोहल्ले के साइड में एक दलित कम्युनिटी, एक ट्राइबल कम्युनिटी, एक ओबीसी कम्युनिटी, या कोई भी एक अलग धर्म की कम्युनिटी, क्रिश्चियंस, हिंदूज रहते हैं, उनके साथ सोशल अलायंस बिल्डिंग कीजिए।
पॉलिटिकल अलायंस, ये पॉलिटिकल अलायंस बिल्डिंग कुछ भी काम आने वाला नहीं है। ये पॉल इलेक्शन के वक्त काम आएगा, हर वक्त काम आने वाला सोशल अलायंस बिल्डिंग है। हम भी अलग अलग दलित लीडरों के साथ उठते बैठते हैं और वो लोग हमें एक ही चीज़ बताते हैं कि मुस्लिम तंजीम हमारे साथ आते हैं लेकिन मोहल्ले हमारे साथ नहीं आते। तंजीम आते हैं, लीडर आते हैं, लेकिन मोहल्ले हमारे साथ नहीं आते। और जहाँ जहाँ पॉपुलर फ्रंट ने ये दलित, मुस्लिम ट्राइबल, मुस्लिम ओबीसीज, मुस्लिम क्रिश्चियंस, मुस्लिम अपर कास्ट, अलग अलग जो हमने वहाँ पर जो एक एसोसिएशंस और जो सोशल अलायंसेस हमने बनाए हैं, हर जगह हमने देखा है ऐसे इश्यूज़ नहीं हुए, वहीं पर सॉल्व हो गए। तो ये चीज़ें आपको एज अ कम्युनिटी लीडर्स करना है। और आखिरी बात, उलमा मेरे सामने हैं, कम्युनिटी के अच्छे अच्छे स्पीकर्स मेरे सामने हैं। मैं आखिरी बात कहता हूँ, आपका जिम्मेदारी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है, ये वक्त ऐसा आ गया है कि हमें कॉन्फिडेंस देना है, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड देना है। नेगेटिविटी हमारे दीन में नहीं है। जंगे खंदक, जिसको जंगे अहज़ाब भी कहते हैं, जंगे खंदक के वक्त बहुत ख़राब हालत था। आप लोग जानते होंगे, मेरे पास वक्त नहीं है बताने के लिए कि खाने के लिए कुछ नहीं था, कमर पर पत्थर बांधे हुए थे, अलग एक माहौल था। वैसे माहौल में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद खड्डा खोद रहे थे, खंदक खोद रहे थे। तो एक खोदते खोदते सहाबाओं के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया। वो लोग तोड़ रहे हैं, वो टूट नहीं रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर उन्होंने कहा कि एक पत्थर है, टूट नहीं रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए, वो जो उसका टूल था उस टूल को लिया, लेकर ज़ोर से एक मारा। मारने में वो पत्थर टूटा नहीं, उसमें से एक चिंगारी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चिंगारी की तरफ देखा। और एक बार मारा और एक चिंगारी निकली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चिंगारी की तरफ देखा। तीसरी बार मारा और एक चिंगारी निकली, वो तीसरे डायरेक्शन में गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो डायरेक्शन देखा और उसके बाद पत्थर जो है टूट गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर आए, सहाबा ने आकर पूछा इसके पीछे की हिकमत क्या है, कि हमने देखा 3 चिंगारी निकले, अलग अलग डायरेक्शन में निकले और आपने तीनों को देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए ये जंगे खंदक का दौर था, जब खाने के लिए कुछ नहीं, पूरे के पूरे जजीरतुल अरब मदीना पर हमला करने के लिए आए थे। जिन यहूदी कबाइलों के साथ मुआहिदा हुआ था वो लोग भी धोखा दे दिए। सिर्फ खुरैश नहीं, पूरे के पूरे अरब कबाइल भी आ गए, ताइफ के लोग, हर लोग आ रहे थे। ऐसे एक टाइम पर हम जिंदा रहेंगे क्या नहीं, हमारा मदीना बचेगा क्या नहीं, हमारा जेनोसाइड होगा क्या नहीं, जेनोसाइड का माहौल था। वैसे टाइम पर जब हर कोई मायूस था और खंदक खोद रहे थे, वैसे एक मायूसी के टाइम पर सहाबा आकर पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये 3 चिंगारी की हिकमत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पहली चिंगारी को मैंने देखा, मुझे अल्लाह सुब्हान ताला ने किसरा के महल दिखाए, यानी मुझे ईरान और पर्शिया दिखाए। दूसरा चिंगारी जब निकला, अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे कैसर के महल दिखाए। तीसरा चिंगारी जब निकला, जब उसके तरफ मैंने देखा, अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे एबेसिनिया के सफ़ेद महल दिखाए। उस वक्त के 3 सबसे बड़े पावर्स जो थे, कैसर, किसरा और एबेसिनिया का जो एक बहुत बड़ा हुकूमत था, वो 3 हुकूमत मुझे अल्लाह सुब्हान ताला ने दिखाए। इसका मतलब क्या, हमारी कहानी यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं, ये सारे हमारे कंट्रोल में आने वाले हैं। आप सोचिए, ऐसे एक मायूसी के टाइम पर, वैसा दौर हम पर नहीं आया अभी तक, वैसे एक मायूसी के टाइम पर, वैसे एक खौफ के टाइम पर, वैसे एक जेनोसाइड के टाइम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर भी कम्युनिटी को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं। तो मैं भी, मेरे सामने बैठे जो उलमा हैं, मेरे सामने बैठे जो स्पीकर्स हैं, मेरे सामने बैठे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये टाइम है डराने का टाइम नहीं है, ये टाइम कॉन्फिडेंस देने का टाइम है, ये टाइम बड़ी बड़ी बातें करने की नहीं है, वेरी वेरी प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने का है। लोगों को वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है। इस देश में हमारा जो एक बड़ा रोल है, इस देश को बिल्ड करने में जो हमारा बड़ा रोल है, जो हमारा पास्ट है और जो हम फ्यूचर में इस देश को एक ऊंचाई तक लेके जाने में मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन में मुस्लिम कम्युनिटी को लाना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना। और ये जो संघ परिवार के साजिशें, ये जो इनके साजिशें, ये साजिशें करते रहेंगी, लेकिन अगर हम
पूरी हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, अकल के साथ और डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल के लेवल में रुककर अगर हम लोग काम करेंगे, इंशाअल्लाह ऐसे बड़े बड़े चैलेंज आए, वो चैलेंज मिट भी गए, इंशाअल्लाह हम लोग आगे जाएंगे। बस ये बात कहकर मेरी बात मैं ख़त्म करता हूँ। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।